आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। पुरानी कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, और यह बात हम आपके सामने इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि आज जनता के मुंह में भी जीरा का फोरन डाला गया है। केंद्र सरकार ने 2.5 रुपए अपनी तरफ से पेट्रोल और डीजल पर कीमतें कम करने का ऐलान किया और राज्य सरकारों से आग्रह किया कि राज्य सरकारें भी 2.5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करें। अब जरा सोचिए, हम क्यों कह रहे हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, और वो इसलिए क्योंकि पिछले 6 महीने में पेट्रोल की कीमत तकरीबन 14 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है। डीजल की कीमत में भी तकरीबन 12.5 रुपए का इजाफा हुआ है। और सरकार कम कितना कर रही है? केंद्र सरकार सिर्फ 2.5 रुपए कम कर रही है और राज्य सरकार 2.5 रुपए कम कर रहे हैं केंद्र सरकार के आग्रह पर। आप इसे ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? सिर्फ यह बता दे सरकार कि आज जिस बेतहाशा तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, क्या यह फायदा वाकई में टिक पाएगा? जिस तरह से पिछले सिर्फ और सिर्फ 22 दिन में 2 रुपए से ज्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, क्या अगले 22 दिन में यह फायदा जो सरकार ने दिया है वो एक तरह से फिर खत्म नहीं हो जाएगा? साफ बात तो यह है कि सरकार ने अभी एक तरह से दिखावटी तौर पर आपके लिए राहत देने की कोशिश की है, लेकिन यह राहत नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है। दिल्ली में पेट्रोल 84 रुपए पार। मुंबई में पेट्रोल 91 रुपए पार। डीजल दिल्ली में 75 रुपए प्रति लीटर। मुंबई में 80 रुपए प्रति लीटर डीजल। पेट्रोल और डीजल की ये वो हकीकत है जिसे देश की जनता हर रोज झेल रही है। जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और इसे देखते हुए सरकार ने महंगे पेट्रोल और डीजल की मार में मामूली राहत देने की कोशिश की। एक्साइज ड्यूटी हम लोग 1.5 रुपया 1 रुपया 50 पैसे कम करेंगे और जो ओएमसीज हैं वो 1 रुपए की कटौती अपनी प्राइसिंग में फैक्टर इन करेंगी। तो केंद्र सरकार की तरफ से हम लोग 2.5 रुपए तुरंत कंज्यूमर्स को इसका रिलीफ देंगे। ऐसा लगता है कि सरकार ने मानो महंगे तेल के आगे सरेंडर कर दिया है। महंगा क्रूड ऑयल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियां गिनाई जा रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर देश में 90 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा हो तो फिर 2 रुपए 50 पैसे की राहत ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर हो जाती है। सरकार कुछ करने, सरकार तो खुद अपना देख रही है, जनता का तो कुछ देख रही ही नहीं है। सरकार खुद का चल रहा है उनका। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इससे फर्क क्या पड़ेगा? जब कच्चा तेल 7200 रुपये था तब भी यही रेट थे, जब से 1800 आ गया तब भी यही रेट थे। जब वो नीचे जाता है तो नीचे करते नहीं, जब वो ऊपर जाता है तो हमेशा बढ़ते हैं। इसलिए महंगाई की मार से बचाने के लिए वित्त मंत्री ने राज्यों से भी मुनाफा कम करने की अपील की। मैं सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये लिख रहा हूं अभी कि जैसे 2.5 रुपए का कटौती सेंट्रल गवर्नमेंट अब्सॉर्ब कर रही है थ्रू दी रेवेन्यू एंड थ्रू दी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो इक्विवेलेंट अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट्स भी अब्सॉर्ब करें। कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हालात हैं, उससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में तेल की कीमतें कम होने वाली नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल सस्ता था तब पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम क्यों नहीं किया गया? और सवाल ये भी कि आम लोगों से सरकार टैक्स के नाम पर हजारों करोड़ रुपए वसूलती है, तो फिर जब राहत देने की बारी आती है तो फिर सरकार के हाथ बंद क्यों जाते हैं? टीम न्यूज़ नेशन। मैं आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि पेट्रोल और डीजल से, यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, सरकार ने पिछले साल 2,76,000 करोड़ का टैक्स वसूला था। ये सिर्फ केंद्र सरकार के आंकड़े मैं दे रहा हूं आपके सामने, राज्य सरकारों के आंकड़े अलग हैं। और सरकार ने अभी आपको कितनी की राहत दी है आप जानते हैं? 10,000 करोड़ की।
अब आप समझ जाइए कि सरकार ने कितनी बड़ी राहत आपको दी है। अब जरा हम आपको दिखा रहे हैं वो कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने आज केंद्र सरकार के आह्वान पर अपने 2.5 रुपए की कटौती को अंजाम दिया है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको बता ही चुका हूं, और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश। ये तमाम वो राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकारें हैं। हरियाणा, असम, और ये हैं वो 12 राज्य जिन्होंने आज कम किया है 2.5 रुपए अपने राजस्व में से। लेकिन एक बार फिर यही सवाल, जिस सरकार ने, सिर्फ केंद्र सरकार ने एक साल में 2,76,000 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट से वसूले हैं, वो सिर्फ 10,000 करोड़ की कटौती आम जनता को देती है और कहती है कि देखिए हमने कितना अच्छा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी सरकार की पीठ थपथपाने से कहीं पीछे नहीं है और विपक्ष एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक है। 2.5 रुपया की मूल्यों में अपने हिस्से में टैक्स और कंपनियों की प्रॉफिट में कटौती करते हुए जिम्मेवारी लिया है। हमने सब समय में कहा है भारत की ग्राहकों की हित हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। पेट्रोल और डीजल के दामों में सेंट्रल टैक्स की कटौती कर 2.5 रुपये तक की राहत आम जनता को मिले, इस प्रकार का फैसला किया है। 5 रुपये की भारी राहत इससे मिलेगी। यह एक उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक तबके के लोगों को इससे भारी राहत मिलेगी। मुझे ये सूचना आपको देनी थी। 5 रुपए का जो बेनिफिट है वो आम आदमी को यथाशीघ्र प्राप्त होगा। 2.5 रुपए का बेनिफिट तो इमीडिएटली प्राप्त हुआ है और आप देखिएगा जल्दी ही सभी राज्य सरकार इस पर कार्यवाही करेगी, वाट में कटौती करेगी। इसे कहते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। महंगाई आज हाथी के समान और कटौती चींटी के समान। इसीलिए देश कहता है कि मोदी सरकार बेईमान। अब ये पेट्रोल और डीजल पर और इन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए लोगों की जेब से निकाल लिया, एक्साइज ड्यूटी के नाम पर, वैट के नाम पर। और रुपए की हालत आप जानते हो। अब ये इंपोर्ट पे कई ड्यूटी लगा रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। एक्सपोर्ट जो है वो इनका पूरी तरह ठप हो गया। तो हालात तो बहुत विकट है कि जितनी राहत आप दे सके बिल्कुल दीजिए, लेकिन कई राज्यों की कैरिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है। बहरहाल फिर भी उन्हें भी देना चाहिए। लेकिन क्या रोक रहा आपको इसको जीएसटी के अंदर लाने में? क्यों इतनी बड़ी कवायद हो रही है? किस प्रकार के और हाहाकार और खौफनाक छवियों का आप इंतजार कर रहे हैं? तो आपने देखा किस तरीके से सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, क्योंकि जनता के लिए ऐतिहासिक छूट केंद्र सरकार ने दे दी है। और दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि भाई आपने किया क्या है, ये तो बता दीजिए। और हम भी यही सवाल पूछना चाहते हैं वित्त मंत्री जी से भी। वित्त मंत्री जी, सिर्फ आंकड़े बता दीजिए आपकी जब से सत्ता में सरकार आई है तब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें किस तरह से बेतहाशा बढ़ी हैं, और उसके मुकाबले आज तक केंद्र सरकार ने राहत कितनी दी है। कितना पैसा सरकार ने राजस्व के तौर पर पेट्रोल और डीजल से आम जनता से टैक्स की शक्ल में वसूला है, और आज आप कितनी राहत आम जनता को बाकी में दे रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है साहब, यह बात अलग है कि शायद मंत्रियों को यह महंगाई कहीं से छू कर नहीं जाती। कैसे जाएगी मंत्रियों को यह महंगाई छूकर, क्योंकि उनकी जिंदगी पर कोई असर तो पड़ता नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बेतहाशा आसमान पर चढ़ती चली जा रही हैं। भारतीय रुपया है जो डॉलर के मुकाबले ऐसे गिरता चला जा रहा है कि अब उसे गिरना भी नहीं कहेंगे, उसे भरभरा कर चरमरा जाना कहेंगे, क्योंकि अब 75 रुपए प्रति डॉलर के आधार पर रुपया पहुंचता दिखाई दे रहा है। भारतीय बाजार जिसके चढ़ते दम को देखते हुए बीजेपी की तमाम नेता न जाने कितनी फप्तियां कसते थे कि देखिए हमने बाजार को कहां पहुंचा दिया। आज बाजार औंधे मुंह गिरा पड़ा है, कोई बयान देने को सामने नहीं आ रहा। यह है हमारे आर्थिक वजूद की स्थिति। आज आर्थिक तौर पर हम बहुत ही कमजोर हैं, बहुत ही असुरक्षित हैं।
आज अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दो ऐसी खबरें आई जिनकी गूंज दूर दूर तक और देर तक सुनाई देने वाली है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार रुपया 73 के नीचे चला गया। ये एक ऐसी गिरावट है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। उधर शेयर बाजार भी 3 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। एक दिन में सेंसेक्स में 806 अंकों की गिरावट आई। बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर औंधे मुंह गिरे। रुपए की कीमत में गिरावट और तेल की कीमतों में राहत के ऐलान से बाजार में और भी भूचाल आ गया। तेल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर में करीब 20% की गिरावट दर्ज की गई। अब हम आपको बताते हैं कि रुपए और बाजार में गिरावट आखिर क्यों हो रही है। आयातक डॉलर की भारी मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से रुपया गिर रहा है। भारतीय बाजारों से निवेशक अपने हाथ खींच रहे हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है। इसका असर भी देखा जा रहा है। विदेशी पूंजी का बाहर निकलना भी इन सब की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। रुपी और जैसे बाकी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वहाँ की करेंसी की हालत ख़राब है, तो हमारे देश में भी करेंसी की हालत ख़राब है। और तीसरा ऑयल प्राइसेस तो एक मेन कारण था ही। हाल में देश की एक बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के संकट में घिरने की खबरों ने बाजार को चिंता में डाल दिया है। बाजार में लगातार गिरावट की वजह से म्यूचुअल फंड्स की हालत भी खराब है। पीएनबी जैसे बैंकिंग घोटालों ने भी मार्केट के सेंटिमेंट्स को खराब किया है। बैंकों में बढ़ता एनपीए भी सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि गिरते बाजार और गिरता रुपया कब संभलेगा। आखिर अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन कब और कैसे आएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं किस तरह से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर के मसले को गरमाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। और यह बात इसलिए बहुत दीगर है क्योंकि पिछले 1 महीने के भीतर संघ प्रमुख ने 3 बार अपने बयान स्पष्ट तौर से सामने रखे हैं और ये कहा है कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण अवश्य होना चाहिए और इसके लिए कोई कभी भी विरोध नहीं कर सकता। हर तरह से इस मंदिर के रास्ते की तमाम अड़चनों को दूर किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद, जो संघ परिवार का एक अहम संगठन है, वो 80 संतों से ज्यादा संतों को बुलाकर एक बैठक कर रहा है और कल इस बैठक में इस बात पर प्रस्ताव पारित किया जा सकता है कि अयोध्या में मंदिर के निर्माण की तिथि क्या हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि दबाव की रणनीति और राजनीति बड़े पैमाने पर मंदिर आंदोलन को लेकर खेली जा रही है। एक ऐसे वक्त में जब पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, यह दबाव की राजनीति और रणनीति देश को कहां ले जा रही है। ऐसा लगता है कि देश की राजधानी अब राम भरोसे ही है, क्योंकि अयोध्या से लेकर दिल्ली तक और उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक राम नाम की गूंज है। 2019 के चुनावों को देखते हुए एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे को उछालने की कोशिश की जा रही है और इस बार साधु संतों ने ये बीड़ा उठाया है। 5 अक्टूबर को दिल्ली में राम मंदिर को लेकर बीएचपी की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में देश भर के साधु संत पहुंच रहे हैं। इस बैठक में सिर्फ राम मंदिर को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। माना जा रहा है कि बीएचपी अयोध्या को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकती है। साधु संत दबाव बनाने के लिए कार सेवा का ऐलान भी कर सकते हैं। नवंबर तक ही अगर नित्य प्रति सुनवाई करे, हफ्ता में 4 दिन भी, तो 10 दिन मतलब कि 1 महीना के नवंबर के अंदर में आपको निर्णय आ जाएगा। एक तरफ बीएचपी तो दूसरी तरफ आरएसएस की बैठकों में भी राम मंदिर का मुद्दा गर्म है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दबाव बना दिया है। बीजेपी के कई नेता भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गए हैं। हमारा तो एक ही मंत्र है कि हम वहाँ प्रभु श्री राम का मंदिर चाहते हैं और हम इस बात को हजारों बार दोहरा चुके हैं। इतना ही नहीं, 2019 से पहले राम मंदिर का मुद्दा किस कदर परवान चढ़ रहा है, इसकी एक बानगी इस बात से समझिए कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अयोध्या का रुख करने वाले हैं। शिवसेना ने भी इस ओर एक कदम बढ़ा दिया है। वो सब हमें बुला रहे हैं और अब हमारा वहाँ जाने का जो प्रोग्राम है वो बन रहा है और हमने ये ठान लिया है कि राम मंदिर अब नहीं बनेगा तो कभी नहीं बनेगा। अयोध्या के मसले पर यूं तो देश की सर्वोच्च अदालत पर सबकी निगाहें टिकी हैं, लेकिन सियासत का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि संघ परिवार से जुड़े संगठनों ने राम मंदिर का बिगुल फूंक दिया है। संत समाज की चाहत तो यही है कि सरकार इस मामले पर अब और देर ना करे। टीम न्यूज़ नेशन। कितनी जबरदस्त बात है ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 29 अक्टूबर से सुनवाई शुरू हो रही है। एक बार फिर ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि रोज सुनवाई कीजिए, जैसे कि राम मंदिर के अलावा पूरे देश में और कोई मसला है ही नहीं और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कोई विकल्प नहीं है। क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट इस विकल्पहीनता के दबाव में आता हुआ दिखाई देगा? 29 अक्टूबर को इस पर से भी पर्दा उठेगा। लेकिन इस बीच
सबरीमला मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया, जहां महिलाओं के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह दी, एक सम्मान दिया, जिसका स्वागत हर राजनीतिक दल ने बड़े पैमाने पर हर मंच पर किया, आज उसी फैसले के खिलाफ हर कोई खड़ा दिखाई दे रहा है। और मजेदार बात यह है कि इस खिलाफत की बात दिल्ली में कोई नहीं कर रहा। सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे हैं। लेकिन केरल में चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या फिर संघ परिवार का कोई भी प्रतिनिधि हो, हर कोई चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तुरंत पुनर्विचार के लिए डाला जाए। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक तबका है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बहुत संतुष्ट नहीं है। तो क्या आज तुष्टीकरण की राजनीति केरल में नहीं हो रही है? केरल के मशहूर सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर लगा बैन तो खत्म हो गया, मगर इस पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में औरतों के प्रवेश के लिए रास्ते खोल दिए, लेकिन कोर्ट के इस फैसले से राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के साथ साथ काफी संख्या में आम लोग भी सहमत नहीं हैं। हैरानी इस बात की है कि महिलाओं के हक में किए गए इस फैसले के विरोध में महिलाएं भी हैं। Totally against this because we believe that it is for the Hindus in the country to decide what is good for us. As per the constitution, each religion, each devotee is given the opportunity to decide what is good for them. It is not for the judiciary, it is not for the government to decide what is good for the devotee. मंदिर में महिलाओं की एंट्री के विरोध में बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस मुद्दे पर आरएसएस का रुख भी बदलता नजर आ रहा है। 2 साल पहले महिलाओं के प्रवेश रोकने पर आपत्ति जताने वाला आरएसएस अब श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत होने की बात कर रहा है। आरएसएस के सरकार्यवाह सुरेश भैया जी जोशी ने कहा है, ये एक स्थानीय मंदिर परंपरा और विश्वास का मुद्दा है, जिससे महिलाओं सहित लाखों भक्तों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। फैसले पर विचार करते हुए भक्तों की इन भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक सबरीमाला मंदिर में हर दिन लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं, मगर धार्मिक मान्यताओं के कारण 10 साल से ज्यादा और 50 साल से कम उम्र की महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। सुप्रीम कोर्ट ने परंपराओं के ऊपर महिला अधिकारों को तरजीह देते हुए सालों से चले आ रहे चलन को बदलने का फैसला किया था, लेकिन ऐसा लगता है तमाम संगठन महिलाओं की हक की बात बस दिखावे के लिए करते हैं। जब बदलाव के लिए बड़ा स्टेप लेने की जरूरत होती है तो सभी अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तुष्टीकरण की राजनीति किस तरीके से राजनेताओं के गले की फांस बन जाती है, अगर यह समझना है तो बस पश्चिम बंगाल पहुंच जाइए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत तमाम इमामों को और उसके साथ साथ मुस्लिम समुदाय के कई जगहों को अनुदान दिया, और यह सरकारी अनुदान था। पिछले 2 सालों से यही नीति पर ममता बनर्जी की सरकार चल रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे ममता बनर्जी को इस बात का एहसास होने लगा कि भारतीय जनता पार्टी अब पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है और एक मजबूत चुनौती के तौर पर तृणमूल के सामने खड़ी हो रही है, ममता बनर्जी ने इस बार दुर्गा पंडाल को 28 करोड़ रुपए का अनुदान दे दिया। अब ऐसे में तमाम इस्लामिक संगठन विरोध के स्वर बुलंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर दुर्गा पंडाल के लिए 28 करोड़ रुपए ममता बनर्जी की सरकार ने दिया है तो इमाम की तनख्वाह भी बढ़ाइए, हमें भी वो सहूलियत दीजिए। तुष्टीकरण कीजिएगा तो इतना तो भुगतना ही पड़ेगा ममता जी। दुर्गा पूजा नजदीक है तो बंगाल में ममता की सियासत हिंदुत्व के रास्ते पर चल निकली। कल तक जिस ममता को बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण पर घेर रही थी, आज उन्हीं ममता पर सियासी यू टर्न का आरोप लग रहा है। ममता का एक फैसला अब उन्हीं के लिए मुसीबत बनता नजर आ रहा है। ममता सरकार ने दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों पर मानो खजाना ही लुटा दिया। दीदी ने पूजा पंडालों को 28 करोड़ रुपए की मदद की तो संग्राम तेज हो गया। पश्चिम बंगाल में मुसलमान दीदी पर लाल नजर आ रहे हैं। सवाल पूजा पंडालों की मदद का नहीं, बवाल इमामों की तनख्वाह पर मचा है। सरकारी मदद को ज्यादा और कम करके मापा जा रहा है। ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन नाम का संगठन ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आया। नारेबाजी की गई और शर्त रख दी गई कि दुर्गा पूजा के पहले इमामों और मुअज्जिनों को मिलने वाले पैसे बढ़ाए जाएं। ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन की मांग है कि इमामों और मुअज्जिनों का स्टाइपेंड बढ़ाकर 5,000 रुपए किया जाए। वाकई बंगाल के इमाम और मुअज्जिन बहुत परेशान हैं। गांव और देहात में उनको जब देखते हैं तो आंखों से मेरे आंसू बहता है। इमामों का तो ये है कि
अभी हाल ये है कि उनको जो 2500 रुपये मिल रहा है वो भी बहुत जगह बंद हो चुका है। यही बात शायद सीएम को मालूम है या नहीं है। इस बीच ममता के इस दांव को बीजेपी सिर्फ सियासी चाल बता रही है। अब तक बीजेपी ममता को मुसलमानों का हिमायती बताती रही है। अब बीजेपी की दलील है कि राज्य में खिसकते जनाधार की वजह से ममता अब हिंदू कार्ड खेल रही हैं। अभी देख रहे हैं सिर्फ मुसलमान वोटों से नाव पार नहीं होगा, इसीलिए अभी इनसे अल्लाह छोड़ के अभी दुर्गा, काली, राम, बजरंग बली, गणपति बाबा इसका नाम लेना चालू कर दिया। यही तो हमारा सबसे बड़ा पॉलिटिकल विजय है। हो सकता है कि बंगाल में बीजेपी के बढ़ते असर से परेशान ममता बनर्जी ने पूजा पांडालों को मदद का ऐलान किया हो सकता है कि ममता की नज़र हिंदू वोट बैंक पर भी हो, लेकिन अब यह मामला तूल पकड़ चुका है। ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन को तृणमूल कांग्रेस का करीबी माना जाता है और अब ममता को इस फैसले की वजह से मुस्लिम समुदाय की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ममता अपनी ही तुष्टीकरण वाली सियासत के भंवर जाल में उलझ तो नहीं गई। कोलकाता से देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। बिहार में तमाम सरकारी सिस्टम किस तरीके से ध्वस्त हो चुका है, इसकी और बानगी आपको प्रस्तुत करते हैं। बिहार सरकार ने यह आदेश पारित किया है कि जितने भी शिक्षक हैं जो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं वो अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए किसी रजिस्टर में साइन न करें, ना ही किसी और तरीके का अटेंडेंस कबूल होगा। उन्हें अपने कक्षा में पहुंचना होगा, वहां पर सेल्फी लेनी होगी और बताना पड़ेगा कि वाकई में वो स्कूल में मौजूद हैं। अब आप समझ जाइए कि बिहार में सरकारी स्कूलों की क्या हाल है। ऐसे में यह बात स्पष्ट है कि बिहार में पढ़ाई नहीं, गुंडागर्दी प्रमुखता से होती है। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। स्कूल का बैग, किताबों का बोझ एक तरफ, पहले सेल्फी तो हो जाए। क्लासरूम में दिमागी कसरत बाद में, पहले मोबाइल से एक क्लिक तो हो जाए। बिहार में ये सेल्फी की पाठशाला है जहां बच्चे भी खुश और टीचर की तो पूछिए ही मत। कटिहार जिले के सरकारी स्कूल में सेल्फी लेकर टीचर इसे सीधे शिक्षा महकमे के व्हाट्सएप ग्रुप को भेज रहे हैं ताकि उनकी हाजिरी लगे। जिस दिन बच्चों संग सेल्फी मिस हो गई, मुसीबत गले पड़ जाएगी। समय पर नहीं आएंगे तो फिर उनका सेल्फी जो है या व्हाट्सएप जो है वो नहीं आएगा प्रशासन के पास और फिर वो पकड़े जाएंगे। लेकिन क्या कटिहार की तर्ज पर बाकी जिलों में सेल्फी वाली शर्त का पालन हो रहा है? इसकी पड़ताल भी जरूरी है। तो जानती है कैसे भेजेंगे? नहीं, हमको नहीं आता है। मैम ऑपरेट करती है? नहीं सर, नहीं। ये पॉसिबल है कि इतना महंगा मोबाइल खरीद के आप लोग फोटो खींच के? नहीं, हम लोग के लिए तो पॉसिबल नहीं है। पर महकमे की नई खोज से मंत्री जी ही बेखबर है। सर वहाँ डीईओ ने ऑर्डर किया है कि जो भी टीचर स्कूल पहुँचेंगे वो अपनी तस्वीर मोबाइल से खींचेंगे बच्चों के साथ और उसको विभाग को पोस्ट करेंगे, जिससे ये पता चल सके कि वो स्कूल में ही है और सही समय पर आ रहे हैं, ताकि गुणवत्ता। विस्तृत जानकारी हमको नहीं इसके बारे में पता करके बताएंगे। सरकारी स्कूलों की हालत तो किसी से छिपी नहीं। योजनाएं जमीन पर कम और कागजों पर ज्यादा नजर आती हैं। ऐसे में सवाल सेल्फी को लेकर है कि महज ये औपचारिकता भरी न रह जाए। बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही चुनौती हो, वहां पर ये नए नए प्रयोग कहां तक सफल हो पाएंगे। और आश्चर्य है कि बिहार के शिक्षा मंत्री को तो शिक्षा पदाधिकारियों के इस नए प्रयोग का पता तक नहीं। अजब बिहार की गजब शिक्षा व्यवस्था। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। स्वच्छता दिवस मनाते हुए हम लगातार ये देख रहे हैं कि कैसे देश भर में बड़े से बड़े नामचीन लोग सड़क पर उतरते हैं और सफाई करते हैं। काश ये सारे लोग दिल्ली आ जाते। दिल्ली में बड़ा कचरा फैला हुआ है जनाब। यहां पर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हल्ला भी बोल रखा है। आधी से ज्यादा दिल्ली बदबू से परेशान है। वो तमाम लोग जो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, कहां हैं आप साहब? प्लीज दिल्ली आइए। दिल्ली वालों को सफाई चाहिए। हमारी पर महिला शक्ति का भी नारा लगा देंगे। मोनी जोन से ज्यादा करते हैं साथियों, एक बार उनके लिए भी ताली बजा दीजिए। ये जन सैलाब, ये गुस्सा और ये हंगामा तस्वीरें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर की है।
जहां 23 दिन से हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों का धैर्य आखिरकार जवाब दे गया। बड़ी दुख की बात है कि आज हड़ताल का 23वां दिन है। दिल्ली सरकार की ओर से जिनके ऊपर निगम की देनदारी है उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया है, इधर निगम प्रशासन ने कोई नहीं लिया है। एमसीडी के हजारों कर्मचारी अपनी मांग को लेकर सीएम आवास के बाहर धरना दे रहे थे, मगर जब सीएम केजरीवाल ने इनकी मांगें सुनना तक गवारा नहीं समझा तो कर्मचारी उग्र हो गए। पुलिस ने इन्हें जबरन बसों में भरकर सीएम हाउस के बाहर से हटाया। ये हम सफाई कर्मचारी है सारे, वो केजरीवाल हमारे को जेल ले जाना चाह रहा। हमने अपनी मांगे रखी गई, वो मांगने को तैयार नहीं है। हमारे 10 मिनट का समय नहीं, हम सुबह से यहाँ धरना देके बैठे हैं। आज हमारी हड़ताल को 23वां दिन हो गया। दरअसल दिल्ली में काम करने वाले सफाई कर्मचारी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी 3 बड़ी मांगे हैं जिस पर सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। पहली मांग, अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। दूसरी मांग, रुके हुए बोनस और एरियर दिए जाएं। तीसरी मांग, सफाई कर्मचारियों का हेल्थ कार्ड बनाया जाए। वो हमारे कर्मचारी जो हमारे बहन भाई हैं 20-20, 22-22 साल से कच्चे हैं, उन्हें पक्का नहीं किया जा रहा। दिल्ली सरकार हमें एरियर नहीं दे रही। हमारे जो लोग रिटायर हो जाते हैं, सेवा मुक्त हो जाते हैं, उन्हें दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही। हमारी बहन बेटियों को लैट्रिन बाथरूम नहीं है, कैश कार्ड, मेडिकल कैश कार्ड नहीं है। हम केजरीवाल जी के पास आते हैं तो हमें फुटफोड़ मारते, हमने पैसे दे दिए। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एमसीडी कर्मचारियों का ये टकराव नया नहीं है। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तभी से ये मुद्दा बार बार उठता रहा है और इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है दिल्ली वालों को। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण हर जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंच चुके हैं और ऐसे में जहां उनका पुरजोर स्वागत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात शुरू हो चुकी है। दोनों नेता कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, खास करके जिस तरह से मौजूदा परिवेश में अमेरिका और रूस एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसके साथ साथ चीन को लेकर भी भारत की संवेदनाओं को रूस के सामने रखा जाएगा और हथियारों को लेकर जो पाबंदी लगाई जा रही है, खास करके ईरान के संबंध में, वो भी दोनों नेता आपस में बातचीत करते दिखाई देंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो रूस के साथ इस बातचीत पर न सिर्फ अमेरिका की नजरें होंगी बल्कि चीन भी ये जानना चाहेगा कि हिंदुस्तान और रूस ने किन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया। हिंदुस्तान में आया है 7 दशक पुरानी दोस्ती वाले मुल्क से मेहमान। एक ऐसा दोस्त जिसने हर अच्छे बुरे वक्त में हिंदुस्तान का साथ दिया है। 2 मुल्कों की ये दोस्ती देख दुनिया भर में दुश्मनों के कलेजे पर सांप लौटता रहा है। लेकिन ये 2 ऐसे दोस्त हैं जिन्हें अपनी दोस्ती के लिए ना तो चीन और पाकिस्तान की चिढ़ से फर्क पड़ता है और ना सुपर पावर अमेरिका की नाराजगी से। ऐसी ही दोस्ती का एक नया अध्याय लिखने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हिंदुस्तान पहुंचे हैं। 2 दिनों के इस दौरे में मोदी और पुतिन सिर्फ दोनों देशों के बीच होने वाले सौदों और करारों पर ही बात नहीं करेंगे, बल्कि अमेरिका और चीन जैसे देशों के टकराव के हालात में भारत और रूस के हितों पर भी चर्चा होगी। पुतिन के इस दौरे की अहमियत ऐसे भी समझे कि मोदी पुतिन की मुलाकात को न सिर्फ पाकिस्तान सांसें थाम कर देख रहा है, बल्कि चीन भी इस पर अपनी चौकस नजरें बनाए हुए हैं, क्योंकि 7 दशकों की दोस्ती अब नए कलेवर में दिखने वाली है। हिंदुस्तान के लिए रूस की दोस्ती ऐसी जांची परखी और भरोसेमंद रही है कि आजादी के 7 दशक बाद भी अगर हिंदुस्तान सबसे ज्यादा किसी देश पर भरोसा कर सकता है तो वो रूस ही है। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन जैसे दुश्मनों से घिरे हिंदुस्तान के हर वक्त का दोस्त साबित हुआ है रूस। 70 साल के इतिहास में इसकी मिसालों पर गौर करें तो आजाद भारत के उद्योग धंधे लगाने में रूस ने सबसे बड़ा योगदान किया। रूस ने भारत में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, स्टील प्लांट से लेकर पावर स्टेशन तक बनाए। 1962 में जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के मुद्दे पर भारत विरोधी प्रस्ताव आया तो रूस ने भारत के पक्ष में वीटो कर दिया। रूस की ही मदद से भारत में परमाणु और अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हो सका था। 1975 में पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट भारत ने रूस की मदद से ही लॉन्च किया था। रूस से भारत के बीच इस दोस्ती में पिछले दशकों में थोड़ी कमी जरूर आई थी। रूस और पाकिस्तान के बीच दोस्ती बढ़ रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से भारत रूस की दोस्ती में फिर जान लौट आई है। 2016 में ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है, जो मित्रता, विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित है। भारत रूस का विशिष्ट सामरिक साझेदार है। भारत में कई रूसी परियोजनाओं का न सिर्फ व्यावसायिक महत्व है, बल्कि ये दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक भूमिका अदा करती है। कारोबार की अहमियत और शक्ति संतुलन की जरूरत ने
भारत और रूस को दोस्ती के पैमाने पर हमेशा खरा पाया है। भारत और रूस की गाढ़ी दोस्ती की एक मिसाल तब भी मिली थी जब रूस में एक थिंक टैंक लवादा सेंटर के सर्वे में टॉप के 5 दोस्तों में भारत का नाम आया था। टीम न्यूज़ नेशन। रूस और हिंदुस्तान की दोस्ती अपने आप में बेमिसाल रही है। अगर आप 1960 के बाद से हिंदुस्तान और रूस के संबंधों को देखें तो ऐसे कई मौके आए हमारे इतिहास में जब हमें एक बहुत ही भरोसेमंद दोस्त की आवश्यकता थी, और उस वक्त रूस ही एक ऐसा देश रहा जो पहले सोवियत संघ के तौर पर था, जिसने हिंदुस्तान की बिना किसी शर्त मदद की। एक ऐसा वक्त जब हिंदुस्तान कई दुश्मनों के साथ अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहा था, वहां पर भी रूस हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि आज जहां एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान हमारे लिए बड़ी चुनौती है, इस बात से हम सब ढाढ़स पाते हैं कि रूस हमारा एक विश्वस्त और बहुत ही पुराना दोस्त है। आसमान में हिंदुस्तान का दम भरता रूसी फाइटर। रूसी तकनीक की ताकत से आज दुश्मन को नेस नाबूद करने को तैयार है बैलिस्टिक मिसाइल। जमीन पर दुश्मन की दहशत साबित होते रूसी टैंक। हिंदुस्तान के समंदर में युद्धपोत की ताकत भी बढ़ाता है रूस। हिंदुस्तान की सेना के तीनों ही विंग्स में रूसी हथियार ही भारत की ताकत बने हुए हैं। ये हथियार न सिर्फ हिंदुस्तान की दरकार रहे हैं, बल्कि दो मुल्कों के बीच दोस्ती की बड़ी वजह भी रहे हैं। आजादी के बाद से मिग सीरीज के फाइटर हों या सुखोई लड़ाकू विमान, कामोव हेलीकॉप्टर हों या बैलिस्टिक मिसाइलें, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए थल, जल, वायु तीनों ही सेनाओं को रूस ने उम्दा हथियार मुहैया कराने में मदद की है। हालांकि इस दशक में भारत ने अमेरिका से भी रक्षा खरीद शुरू की है, लेकिन सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2013 से 2017 के बीच विदेशों से जितने हथियारों की खरीद की है, उनमें 62% सिर्फ रूस से ही खरीदे हैं, जबकि अमेरिका से 15% और इजराइल से 11% खरीद हुई है। रशिया हमारा मेजर आर्म्स सप्लायर रहा है। दुख के दिनों में रशिया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। तीसरी बात कि जब विदेश नीति की आप बात करते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होना बहुत जरूरी है। हालांकि भारत ने रूस के अलावा दूसरे देशों से इसलिए भी रक्षा सौदे किए ताकि दुनिया के पावरफुल 5 में से कम 4 मुल्कों के रिश्ते हिंदुस्तान के साथ मजबूत हों। पुतिन के भारत दौरे से भारत और रूस के बीच रक्षा ही नहीं बल्कि आर्थिक संबंधों में भी नया आयाम जुड़ेगा। होने वाले दोनों ही देशों के बीच समझौते अमेरिका के लिए दुनिया में नया चैलेंज खड़ा करेंगे, क्योंकि इन समझौतों के जरिए अमेरिकी सैंक्शंस को एक नई चुनौती मिलेगी। इसके अलावा हिंदुस्तान जिस तरीके से एक तरफ पाकिस्तान जैसे पड़ोसी से घिरा है और दूसरी ओर चीन जैसा मुल्क बढ़ता जा रहा है, वहां भारत के लिए एशिया में रूस से बड़ा दोस्त हो ही नहीं सकता। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ स्टेशन, दिल्ली। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 4 सालों में हिंदुस्तान और रूस की दोस्ती लगातार और मजबूत हुई है, और इसमें हम देखें तो हमारे दोनों देश यानी कि हिंदुस्तान और रूस के प्रमुखों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करें तो दोनों नेताओं में कई जगहों पर बहुत सारी समानताएं दिखती हैं। दोनों नेता अपने आप को लगातार आगे बढ़ाते हैं, दोनों नेता अपने देश हित को लेकर आगे चलते हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन दोनों राष्ट्र प्रमुखों में एक अजीब सी दोस्ती दिखाई देती है, अलग सी ही दोस्ती दिखाई देती है, और यह प्रदर्शित करती है कि कैसे आज हिंदुस्तान और रूस मिलकर एक साथ आगे चल रहे हैं। एक शख्सियत जिसने पूरी दुनिया में 1.25 अरब हिंदुस्तानियों का गौरव बढ़ाया। एक शख्सियत जिसने रूस की गरिमा को वापस लौटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया के नक्शे पर दो मुल्कों के ऐसे दो राजनेता जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। पुतिन और मोदी के बीच जितनी बार भी मुलाकात हुई है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि इन शख्सियतों में बहुत कुछ समानता है, जो दोनों देशों की दोस्ती की राह को लंबी दूरी तक ले जाने में मददगार है। इन दोनों शख्सियतों में जो सबसे बड़ी समानता है वो है राष्ट्रवादी छवि। पुतिन हो या मोदी, दोनों ही नेताओं ने अपने देशों में राष्ट्रवाद का मंत्र लेकर अपनी जन्मभूमि की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। एक दुनिया के सबसे बड़े समाजसेवी संगठन की गढ़ी हुई शख्सियत
तो दूसरा दुनिया के सबसे खतरनाक जासूसी एजेंसी का एजेंट। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की छवि एक सशक्त राजनेता की है, तो पुतिन रूस में चौथी बार राष्ट्रपति बनकर आए हैं। दोनों ही नेताओं ने अपना कद इतना बड़ा कर लिया कि उनके मुकाबले में दूसरा विकल्प ना तो हिंदुस्तान में दिखता है और ना ही रूस में। पीएम मोदी ने जिस तरह हिंदुस्तान से गरीबी, गंदगी और बीमारी जैसी मूलभूत समस्याओं से जंग छेड़ी, वैसे पुतिन रूस की ताकत को फिर से सोवियत के जमाने जैसी गरिमा दिलाने में जुटे हैं। दोनों ही नेताओं के लिए अपने देशवासियों का कल्याण सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यही वजह है कि अमेरिका से लेकर चीन तक और पाकिस्तान से लेकर यूरोप तक की नाराजगी के बावजूद ना तो रूस ने भारत का साथ छोड़ा है और ना ही भारत रूस से कारोबार कम करने को तैयार हुआ है। मोदी और पुतिन के व्यक्तित्व में इन्हीं समानताओं की वजह से भारत और रूस के रिश्ते में जो थोड़ी कमी आई थी वो फिर से मजबूती की राह पर है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको दिखाते हैं ये तस्वीर जो आपसे एक बार फिर आगाह करती दिखेगी कि कभी भी गाड़ी इतनी रफ्तार से मत चलाइए कि वो बेकाबू हो जाए। एक बेकाबू कार सड़क की सीमा को तोड़ते हुए चौक को पार कर गई। ये तस्वीर देखिए और ये अपने आप में बयां कर रही है कि जब रफ्तार आप नियंत्रित नहीं कर पाती तो रास्ते में आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए कैसे वहां बैठे लोग बच गए, अन्यथा अगर ये गाड़ी सीधे उन लोगों तक पहुंच जाती तो न जाने कितनों का सफाया हो जाता। केरल में 2 महीने पहले जो हुआ वो अपने आप में एक भयानक सपने से कम नहीं है। एक ऐसा सपना जिसने वहां के लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए उजाड़ दिया है और वहां पर एक बार फिर से जिंदगी बसाने की जद्दोजहद चल रही है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले कुछ एक दिन केरल के उन्हीं इलाकों के लिए बहुत ही गंभीर और खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि एक बार फिर बहुत तेज और जबरदस्त बारिश की आशंका है। अभी केरल कुदरत के कहर से उबरा भी नहीं था। अभी बाढ़ से आई बर्बादी की तस्वीरें भी नहीं बदली थी। अभी केरल के लोग उस खौफनाक मंजर को भुला भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर उनके सिर पर आफत मंडराने लगी। मौसम विभाग ने केरल में 2 दिनों का रेड अलर्ट जारी किया है। अरब सागर में कम दबाव बनने के कारण यह अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के मुताबिक केरल के 3 जिले इडुक्की, त्रिशूर और पलक्कड़ पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 6 से 8 अक्टूबर के बीच केरल में फिर से तेज बारिश की आशंका है। A low pressure area is expected to form over Southeast Arabian Sea near Lakshadweep during next 24 hours. Under its influence, Kerala is expected to get heavy to very heavy rainfall for the next 5 days. पिछली बार की हुई तबाही के बाद राज्य सरकार एहतियातन सभी सुरक्षा उपाय अपना रही है। खतरे को देखते हुए मछुआरों को समंदर में नहीं जाने और पर्यटकों को पहाड़ी इलाकों से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम की मार का खतरा सिर्फ केरल पर ही नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक केरल के अलावा तमिलनाडु में भी भारी बारिश की संभावना है, जबकि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी इसका असर दिख सकता है। मगर सबसे बड़ा खतरा एक बार फिर केरल पर ही मंडरा रहा है। आपको बता दें कि अगस्त में ही केरल में सदी की सबसे भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी। हजारों मकान और इमारतें बर्बाद हुए थे, जबकि लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा था। उम्मीद है कि केरल को दोबारा वैसा झटका न लगे। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आपको ले चलते हैं असम, जहां पर एक बहुत ही दर्दनाक वीडियो सामने है। स्कूली बच्चे खतरनाक तरीके से नदी को पार करते हैं ताकि वो स्कूल जा सकें। ये वीडियो अपने आप में प्रदर्शित करता है कि आज बच्चे केले के पेड़ के तने को नाव की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ इन बच्चों के साथ ही उनके माता पिता भी कई बार बैठते हैं और इन नावों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये बच्चे स्कूल जा सकें। आप ही बताइए, ये देखिए कई जगहों पर ये तस्वीरें भी हैं जहां बच्चों को अपने कंधों पर माता पिता लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये नाले पार कर पाना, स्कूल तक पहुंच पाना अपने आप में एक जद्दोजहद है। कभी कभी ऐसा लगता है कि खबरें न दिखाई जाएं, क्योंकि ये खबरें प्रदर्शित करती हैं कि बतौर हिंदुस्तानी हम कितने कमजोर लोग हैं। और ये शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि बतौर चोर हम हिंदुस्तानी बहुत चोरी करते हैं। हम रेल में यात्रा करते हैं तो वहां पर चोरी करते हैं, होटल में पहुंच जाते हैं तो वहां चोरी करते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं तो वहां पर चोरी करते हैं। ये चोरी ऐसा लगता है जैसे कि हमारे संस्कृति का एक हिस्सा बन चुका है।
ये बात मैं ऐसे निराधार नहीं कह रहा हूं। आइए अब आपको दिखाते हैं रेलवे ने किस तरीके से आंकड़े जारी कर बताया है कि लोग जब ट्रेन की सवारी करते हैं तो कितने धड़ल्ले से चोरी करते हैं। भाई आप यात्री हैं, पैसे देकर यात्रा करते हैं, ट्रेन में जाकर चोरी क्यों करते हैं? शर्म नहीं आती आपको? हम ट्रेन में सफर करते हैं तो अक्सर सुविधाओं के अभाव का रोना रोते हैं, मगर क्या आपको पता है कि अगर सफर के दौरान हमें कुछ चीजें नहीं मिलती हैं, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह कई यात्री भी हैं। क्योंकि ट्रेन में ट्रैवल करने के दौरान कई पैसेंजर्स ट्रेन में मौजूद तौलिया और चादर तक चुरा कर ले जाते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में ट्रेन में 1,95,000 तौलिए चुरा लिए गए। इसके अलावा 81,736 चादरें, 5,038 तकिए, 55,573 तकिए के कवर और 7,043 कंबल भी गायब हुए हैं। हैरानी इस बात की है कि ट्रेन के बाथरूम में लगे 200 मग और 300 फ्लश पाइप भी चुरा लिए गए हैं। इन तमाम चीजों की कीमत करीब 62 लाख रुपए है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि यात्रियों की इन करतूतों के कारण भारतीय रेलवे को बीते 3 साल में 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। क्योंकि अगर ट्रेन के कोच से तकिया, चादर जैसा तमाम सामान चोरी होता है तो उसका भुगतान ट्रेन कोच को करना पड़ता है। इसके अलावा अगर ट्रेन के बाथरूम से कोई चीज गायब होती है तो उसका नुकसान भी भारतीय रेलवे को ही उठाना होता है। रेलवे यात्रियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि वो बड़ी बेफिक्री के साथ ये सामान चुरा कर ले जाते हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि यात्रियों की इस तरह की हरकतों को रोकने के लिए कई ट्रेन में सेंसर टैप और CCTV की सुविधाएं लगाई गई हैं, लेकिन ये सब भी गायब कर दी गई हैं। अब सोचिए जरा कि भारतीय रेलवे भला ऐसी हालत में कैसे सारी सुविधाएं मुहैया करवा पाएगा। और ये सिर्फ ट्रेन की बात नहीं है, हकीकत ये है कि कई हिंदुस्तानी होटल से भी सामान चुरा कर घर ले जाने से बाज नहीं आते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।